क्या हो अगर पैसा बनाने का राज गणित में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा हो। आज हम मॉर्गन हाउसल की जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के उन आइडियाज को समझेंगे जो हमारे फाइनेंशियल फैसलों के पीछे की छिपी हुई ताकतों को सामने लाते हैं। तो ये सिर्फ एक किताब का विश्लेषण नहीं है, बल्कि पैसे के साथ अपने रिश्ते को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और ये बात बिल्कुल सच है, यही इस पूरे विश्लेषण की नींव है। ये किताब सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स की बात नहीं करती, ये उस साइकोलॉजी को समझने में मदद करती है जो हमारे हर एक फाइनेंशियल फैसले को कंट्रोल करती है, चाहे हम इस बात को जाने या ना जाने। तो इस किताब का सबसे पहला और बड़ा आइडिया ये है कि हमारे पैसे से जुड़े फैसले स्प्रेडशीट पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग में लिए जाते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल बिहेवियर है ना, वो हमारे पर्सनल इतिहास से तय होता है, जिसे लेखक फाइनेंशियल डीएनए कहते हैं। जरा सोचिए, जैसे हमारा फिजिकल डीएनए तय करता है कि हम कैसे दिखते हैं या हमारी सेहत कैसी रहेगी, बिल्कुल वैसे ही हमारा फाइनेंशियल डीएनए ये तय करता है कि हम पैसे को किस नजर से देखते हैं और उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। और ये हर किसी के लिए एकदम अलग, एकदम अनोखा होता है। चलिए दो लोगों की कल्पना करते हैं। एक जिसने बचपन में अपने माता पिता को बिल भरने के लिए स्ट्रगल करते देखा, और दूसरा जिसे हमेशा लेटेस्ट गैजेट्स आसानी से मिल गए। जाहिर है दोनों की परवरिश उनके अंदर बिल्कुल अलग फाइनेंशियल आदतें पैदा करेगी। इसमें कोई एक सही तरीका नहीं है। एक के लिए जो फिजूल खर्ची है वो दूसरे के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, और ये सब उनके अपने अनुभवों पर निर्भर करता है। और इसी मनोवैज्ञानिक चीज को रीसेंसी बायस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, खासकर जो हाल ही में हुए हों, वो अक्सर ठोस डेटा और आंकड़ों पर भारी पड़ जाते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में एक बार पैसा गवा दिया तो वो दोबारा इन्वेस्ट करने से डरेगा, भले ही लॉन्ग टर्म डेटा कुछ भी कहता रहे। तो सवाल यह है कि अगर हमारा अतीत हमारे फैसलों पर इतना असर डालता है तो भविष्य में दौलत कैसे बनाई जाए? इसका जवाब एक ऐसी ताकत में छुपा है जो हर किसी के पास है, और वो है समय। यही वो सहयोगी है जो शॉर्ट टर्म सोच को लॉन्ग टर्म नजरिए में बदल सकता है। और इसकी चाबी है कंपाउंडिंग को समझना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि एक जादू है। एक ऐसा जादू जहां आपका पैसा सिर्फ जुड़ता नहीं बल्कि समय के साथ गुणा होता जाता है और आपके लिए और ज्यादा पैसा कमाता है। वॉरेन बफे का उदाहरण देखिए, उनकी ज्यादातर दौलत 60 साल की उम्र के बाद बनी है। सोचिए, उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था, लेकिन कंपाउंडिंग का असली जादू तो उन्हें दशकों बाद देखने को मिला। 1 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर तक का सफर, यह है समय की असली ताकत। और ये बात हर किसी पर लागू होती है। अगर निवेश के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। सबसे कीमती संपत्ति पैसा नहीं बल्कि समय है। एक छोटी सी रकम भी अगर उसे बढ़ने के लिए दशकों का समय मिल जाए तो वो एक बहुत बड़ी दौलत बन सकती है। इसका एक मॉडर्न उदाहरण भी देख सकते हैं। जब बिटकॉइन और इथेरियम जैसे नए एसेट्स आए तो बहुत से लोगों ने शक किया, लेकिन जिन शुरुआती निवेशकों ने धैर्य दिखाया और टिके रहे, उन्होंने अविश्वसनीय ग्रोथ देखी। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ की ताकत का एक जबरदस्त सबूत है। लेकिन अगर समय का फायदा उठाना इतना ही आसान है तो सब लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि हमारे अपने मन से होती है। चलिए उन दिमागी झुकावों को समझते हैं जो हमारी फाइनेंशियल सक्सेस को बर्बाद कर सकते हैं। हमारा दिमाग ना एक अजीब तरह से काम करता है। पैसा खोने का दर्द पैसा कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं, और यही डर हमारे निवेश के फैसलों पर बहुत गहरा असर डालता है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, असल में होता है। 2008 के फाइनेंशियल संकट के दौरान कई लोगों ने डर के मारे अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, जिससे उनका जो लॉस था वो परमानेंट हो गया। जबकि जो लोग शांत रहे उन्होंने लंबी अवधि में ना सिर्फ रिकवरी देखी बल्कि मुनाफा भी कमाया। तो इस इमोशनल जाल से बचता कौन है? असाधारण निवेशक। उनका सीक्रेट कोई टेक्निकल स्किल नहीं बल्कि दो बहुत ही शक्तिशाली गुण हैं। पहला है धैर्य, जो उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव में टिके रहने की हिम्मत देता है, और दूसरा है अनुकूलनशीलता, जो उन्हें बदलते हालात के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करने में मदद करती है। तो ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, जब पैसा दांव पर होता है तो जो फैसले लिए जा रहे हैं वो फैक्ट्स पर आधारित होते हैं या फिर डर और लालच जैसी भावनाओं पर? ये आत्मचिंतन हमारे व्यवहार को समझने की तरफ पहला कदम है। चलिए
अब हम दौलत की पारंपरिक परिभाषा को थोड़ा चुनौती देते हैं और एक ज्यादा सार्थक लक्ष्य का पता लगाते हैं, क्योंकि अमीर दिखना और असल में अमीर होना ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। यहाँ अमीर होने और दौलतमंद होने के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। सच्ची दौलत महंगी चीजों में नहीं है, वो है अपने समय और अपने विकल्पों पर पूरा कंट्रोल रखने में। ये बिना किसी तनाव के अपनी जिंदगी जीने की आजादी है। दौलत बनाने के हर फैसले की एक छिपी हुई कीमत होती है। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत कहते हैं। मतलब जब हम एक चीज चुनते हैं, जैसे एक फैंसी डिनर पर जाना, तो हम अनजाने में दूसरी चीज को छोड़ रहे होते हैं, जैसे कि उसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना। तो इस त्याग को एक नुकसान के रूप में देखने के बजाय इसे एक बड़े लक्ष्य के लिए किया गया एक सोचा समझा निवेश समझना चाहिए। चाहे वो वीकेंड पार्टी छोड़कर कोई नई स्किल सीखना हो या फिर एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए अपने आराम का त्याग करना हो। और आखिर में हम इस किताब के सबसे बड़े और अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। पैसा जमा करने का असली मकसद आजादी खरीदना है। ये वो क्षमता है कि हम जो चाहते हैं, जब चाहते हैं और जिसके साथ चाहते हैं वो कर सकें। यही असली दौलत है। तो इस विश्लेषण को हम इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। ये सवाल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है और हम उन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं।